हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो सर, इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी वो थी फिजिक्स की सीबीक्यू क्वेश्चंस की, और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है बायोलॉजी के सीबीक्यू क्वेश्चंस की, जो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सर मैथ्स का एग्जाम देखा ही होगा, उसका लेवल किस तरीके से ऊपर उठा दिया गया था। तो इसी प्रकार साइंस के एग्जाम के आने की भी उम्मीद है। तो हम अच्छे क्वेश्चन सीबीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। ऑलरेडी पीबीक्यू जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है सर सीबीक्यू क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखेंगे सर मैंने किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सर मैंने यहाँ पर बायोलॉजी के सारे सीबीक्यू क्वेश्चंस टॉप 15 पर चैप्टर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपको कोई भी डाउट बायोलॉजी से नहीं बचेगा सर। सबसे पहला आता है सर हमारा लाइफ प्रोसेस। बात होती है सर लाइफ प्रोसेस की, है ना। तो पहला क्वेश्चन कहता है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन और रीजन। Warm blooded animals have their left and right side of the heart separated for more efficient supply of oxygen to the body। बिल्कुल ठीक है जी। अब रीजन में देख लेते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जी बिल्कुल सही है, और जो रीजन है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ये सर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। A molecule of hemoglobin is composed of the atoms of four elements, okay, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, all four organized around iron। ठीक है जी। A chlorophyll is composed of the same elements which are organized around magnesium। ठीक है। अब considering the above information, which elements of hemoglobin is most likely responsible for the red color of the blood? आयरन इज द आंसर सर। आंखें बंद कीजिए और आयरन पर आंसर लगा दीजिए सर। ठीक है। नहीं, क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला यहाँ पर। शुरू में उसने थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव दिया और बाद में उसने पूछा कि अगर आप इस ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो आप बताइए सर विच एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द पिगमेंट। तो आप इस पे तुरंत से आयरन आंसर लगा देंगे जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। मैनी प्रोसेसेस हैपन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस आर कॉल्ड एनाबोलिज्म। अब देखो यहाँ पर एनाबोलिज्म होता क्या है। उसने बोला many processes happen in the bodies of living organisms, those processes which involve in the building of complex molecules from simpler ones are called anabolism, those which involve the breakdown of complex molecules into simpler one are called catabolism। तो सर simpler to complex क्या कहलाएगा हमारा एनाबोलिज्म, और सर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस में क्या कहलाएगा ब्रेकडाउन होना, कैटाबोलिज्म। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following life process can be considered as an example of anabolism? अब देखो एनाबोलिज्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाना किससे सर, सिंपलर से। तो सर इसका क्या हो जाएगा सर, देखो सर डाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल नहीं होगा, सर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। सर एनाबोलिज्म एक बार फिर से समझो, दोज प्रोसेस विच इन्वॉल्व द बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। तो सर सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स तो सर किस में बनता है, फोटोसिंथेसिस में। तो सर एनाबोलिज्म के लिए परफेक्ट एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। चलते हैं आगे सर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है सर, नेफ्रॉन का डायग्राम है। Which row of the following table correctly shows where filtration, जहां पर फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है और सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन ओकर होता है। तो आप बताइए सर इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा, P और Q क्या इस इलाके में देखने को मिलती है, नहीं सर। Q और S, Q और S इन दो इलाकों में देखने को मिलती है, नहीं सर। Q और R, Q और R, जी सर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां पर हमें फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, यहां पर ही होता है सर। आगे बात समझ में, जी बहुत बढ़िया। Which row in the table below shows the correct products of anaerobic respiration in human and in yeast? देखो सर करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में तो सर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो सर देखो दूसरे में चौथे में लैक्टिक एसिड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तो सर हमारा लगभग सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं और ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, यस बिल्कुल सर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए सर
रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो और आंसर करो सर। ओके, उसने बोला गैस्ट्रोपेरेसिस इज अ डिजीज इन विच द मसल्स ऑफ द स्टोमक बिकम पैरालाइज्ड एंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ये जो डिसीज है इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती है स्टोमक की वो पैरालाइज की तरह हो जाती है। बिल्कुल सर। फूड्स हाई इन फैट कैन डिले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड द एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक। ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड बी एडवाइज्ड, कौन सा फूड एडवाइज किया जाएगा टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज? कौन सा किया जाएगा सर, आप बताइए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूप्स एंड जूसेस ओनली। सोप्स एंड, देखो सर उसकी तो ऑलरेडी जो मसल्स हैं वहां पर स्टोमक की वो कैसे हो गए, पैरालाइज। तो लिक्विड वाली चीजें ज्यादा बताई जाएंगी, लिक्विड वाली चीजें बताई जाएंगी, तो सर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सूप्स एंड जूसेस ओनली सर। आगे इतनी बात समझ, चलते हैं आगे, देखते हैं सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो बोलता है सर विच रो of the table given below correctly gives the movement of gases across blood and cells। देख लेते हैं सर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू रेड ब्लड सेल्स टू रेड ब्लड सेल्स, प्रोसेस डिफ्यूजन हो गई यहाँ पर, सेल्स आरबीसी ओस्मोसिस, आरबीसी सेल्स ओस्मोसिस, प्लाज्मा ओस्मोसिस, आरबीसी सेल्स ओस्मोसिस, सेल्स डिफ्यूजन, आरबीसी सेल्स डिफ्यूजन। अरे सर ये डी वाला बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा सर। कौन सा सर, फोर्थ। कौन सा सर, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप इसमें कौन सा लगा कर आएंगे सर, ये वाला ऑप्शन आप बिल्कुल ठीक लगाकर आ जाएंगे सर। चलते हैं आगे सर, आगे देख लेते हैं। उसने बोला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced per molecules of glucose during aerobic respiration by amount of carbon dioxide produced per molecule of glucose during fermentation by yeast. Which of the following is true about x and y? X is more than y, x is less than y, x is equals to y, cannot be determined। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। एक्स जो उसने बोला अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या है सर, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मोलिक्यूल। सर तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो सर कम ही प्रोड्यूस होगा, इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो एक्स इज मोर देन बाई सर। आगे तो बात समझ में जी सर। चलते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन पर। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन ड्यूरिंग विच ब्लड इज पास थ्रू द लंग्स एंड हार्ट। ठीक है जी। स्टेट द रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सर्कुलेशन थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सच सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया था, ये होती है हमारी लंग्स, है ना। अब इसमें से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बनता है, और सर ये सीधा जाता है दिल में। ऐसे तो होता है आपका दिल, है ना, तो ये सीधा दिल में जाता है। ये क्या होता है हमारा दिल में, लेफ्ट आर्टियम, और ये क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टियम और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक। अब ये गया किसके द्वारा सर, पल्मनरी वेन के द्वारा, है ना। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट आर्टियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, बॉडी ऑर्गन में। अब बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचेगा किसके द्वारा सर, ये पहुंचेगा सर आपका मेन आर्टरी, क्योंकि आर्टरी हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है ना, तो मेन आर्टरी उसे हम क्या बोलते हैं सर, आयोटा के द्वारा। मेन आर्टरी आयोटा के द्वारा बॉडी ऑर्गन में पहुंचेगा, और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड बॉडी में जाने के बाद, और सर फिर से राइट आर्टरी में पहुंचेगा किसके द्वारा, मेन वेन वेना केवा के द्वारा सर। ठीक है। फिर राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, और सर राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स में किसके द्वारा, पल्मनरी आर्टरी के द्वारा सर। ठीक। ये था डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। अब सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट बताओ सर सर्कुलेशन का चैम्बर्स में। तो सर वही चीज हमने बताई है, ड्यूरिंग फर्स्ट सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर आगे गया बॉडी में। तो सर वही सेम चीज यहां पर बताई है उन्होंने कि कैसे सेपरेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का हार्ट के अंदर। ठीक है, नहीं आगे बात समझ में जी सर। अब सर आगे आता है सेकंड क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसका भी। नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। बेन बतानी है सर, जो बेन ब्लड वेसल बताओ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स टू दी हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल थी सर, पल्मनरी वेन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पल्मनरी वेन। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से वो, तो इसका आंसर क्या था सर, पल्मनरी आर्टरी। तो सर बहुत आसान तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे।
सर आगे देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन। A major portion of the carbohydrate produced by plant is stored in different parts of the plant. Storage organ, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? Storage organs. Explain the mechanism by which the stored food is made available when different organ needs it for growth. सर आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कि सुगर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन, जो उन्होंने वहां पर स्टोरेज ऑर्गन माना कि जैसे कि सर मेजर पोर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय प्लांट, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। तो वो कहां पर स्टोर्ड होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज ऑर्गन सर। तो सर सुगर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन, अब ये स्टोरेज ऑर्गन से सुगर जो आया कहां पर जाता है? फ्लोएम में। किसके द्वारा सर? एटीपी एनर्जी के द्वारा। दूसरा सर दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का क्या बढ़ा देता है? ऑस्मोटिक प्रेशर सर। दिस रिजल्ट इन, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? इन इनटेक ऑफ वाटर इनटू द फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम पानी को लेना स्टार्ट कर देता है सर। इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द फ्लोएम सेल्स मूव शुगर टू द सेल्स विद लोअर प्रेशर टू रीच अदर ऑर्गन सर। आगे की बात समझ में? जी सर, ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत से छाप ही आएंगे सर वहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स hormonal action is largely controlled by mechanism where the secretion of one hormone is regulated by the action of another. An example of blood glucose levels control is shown in the diagram below. ठीक है सर, stimulus, sensor, evaluator, effector. What is the mechanism of hormone action is known for? सर ये कौन सा मैकेनिज्म होता है? फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा सर? फीडबैक मैकेनिज्म। नर्सरी का बच्चा भी इस चीज को बता देगा कौन सा मैकेनिज्म होता है। विच इज द सेंसर एक्स दैट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। सर कौन सा सेंसर होता है जो हमें बताता है सर कि आप ग्लूकोज लेवल कैसा है सर? इन्हें हम बोलते हैं सर बेटा सेल्स। कौन से सेल्स? बेटा सेल्स। मैं अभी बताता हूं, देखो सर बेटा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात समझ में? जी बहुत बढ़िया, आप छाप आएंगे। देखो सर बेटा सेल्स और सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आगे आता है व्हाट वुड हैपन इफ सच मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। अच्छा अगर सर ये एब्सेंट हो ह्यूमंस में तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सर इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो बैलेंस है लाइफ प्रोसेस का वो डिस्टर्ब हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में सर, है ना। तो हमें पता ही नहीं चली करेगी कि हमारा शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड के अंदर। तो ये चीजें सर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से छाप आओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट ऑल प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बाय द सेम मैकेनिज्म। इन मोस्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द gaseous carbon dioxide that diffuses into the leaf through the stomata. However, some plants such as pineapple have the ability to store carbon dioxide in the vacuoles of the leaf cells as part of complex carbon compound. This complex compound is transported to the chloroplast and releases carbon dioxide when required for photosynthesis to occur. This special photosynthesis mechanism is believed to have evolved as an adaptation to conserve water for survival in dry conditions. Which process in plants does this photosynthesis mechanism minimize to help द प्लांट टू सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन? ट्रांसपिरेशन सर, आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा होगा। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो भी सर कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं? तो वो सर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा अपने आप को पानी प्रोवाइड कराते हैं सर। आगे की बात समझ में? जी सर, आगे हाउ इज द एबिलिटी टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइकली टू हेल्प मिनिमाइज द प्रोसेस रेफर्ड टू इन एन ए। तो सर यहाँ पर देखो, सिंस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज, स्टोमेटा नीड टू बी ओपन फॉर फोटोसिंथेसिस टू ओकर ड्यूरिंग द डे। स्टोमेटो को ओपन होना पड़ता है डे टाइम के दौरान सर। कीपिंग द स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे हेल्प्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अगर हम स्टोमेटा को क्लोज करके रखेंगे ड्यूरिंग द डे तो वो मिनिमाइज करेगा सर वाटर का लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन सर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होने देगा सर, ठीक है नहीं। सी वाला, when are such plants likely to take in carbon dioxide from the environment? कब सर? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कब सर? ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सर ऐसे प्लांट्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When some particles like sand or dust fall into our eyes, देखो सर जब हमारी आंख में कुछ भी गिर जाए, डस्ट गिर जाए या मच्छर गिर जाए, छोटा हाथी जिन्हें हम बोलते हैं, तो सर हमारी आंखों से पानी आना, या हम बोलते हैं उन्हें कि सर आंसू आ रहे हैं, आंसू नहीं आते, वो पानी आना होता है, तो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये कौन सा एक्शन होगा बताइए? इनवॉलेंट्री होगा या वॉलेंट्री होगा? सर उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक आंसू है हमारा, उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो सर वो कौन सा एक्शन होगा? इनवॉलेंट्री एक्शन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
What is the specific name given to the pathway? Pathway that brings about its immediate reaction to the stimulus. Reflex arc. क्या बोलते हैं सर उसे? Reflex arc. अगला क्वेश्चन, what are the names given to the organ that responds to? सर कौन रेस्पॉन्ड करता है? इफेक्टर. कौन? इफेक्टर. ठीक है. दैट द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सेंसरी इंपल्सेस. और ऐसी सेंसरी इंपल्सेस कौन रिसीव करता है सर? फॉर ब्रेन. कौन करता है सर? फॉर ब्रेन. ठीक है. आगे इतनी बात समझ में. चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है. ये सवाल सर, ये बहुत बढ़िया सवाल है सर. 4 नंबर क्वेश्चन है. Anita conducted an experiment to examine photosynthesis in aquatic plants kept in tank by measuring dissolved oxygen. She plotted her result in the following graph X. सर ग्राफ X दे रखा है उसने, जहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन भी है, टाइम भी है. दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या करा? एक कपड़ा ढक दिया काले कलर का सर ऊपर से, जिससे कि लाइट पास नहीं होने की. सी प्लॉटेड द रिजल्ट इन ग्राफ बाई. अब क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द एम फॉर हर एक्सपेरिमेंट. क्यों उसने एक्सपेरिमेंट ही क्यों करा? उसे क्या चुल हो रही थी सर ऐसी? तो सर इसका मतलब है सर उसने इसलिए करा टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट भी जरूरी है, वो यह प्रूव करना चाहती थी सर. आगे इतनी बात समझ में. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस व्हाट अदर सेलुलर प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व की जा सकती हैं, और वो क्या है सर? रेस्पिरेशन. किसकी बात हो रही है यहाँ पर सर? रेस्पिरेशन की. ठीक है. वाई डज द ऑक्सीजन लेवल राइज इन ग्राफ एक्स. सर ग्राफ एक्स में ऑक्सीजन लेवल क्यों राइज कर गया? तो सर वहां पर लाइट थी, इसीलिए हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ता चला गया सर. क्योंकि सर देखो, अगर लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा होगी सर, है ना. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़िया होगी तो सर उसमें ऑक्सीजन भी हायर रेट पर रिलीज होगा सर. अगला, एक्सप्लेन द डाउन. यहाँ पर सर एक तो लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी तो सर जब ये डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज कर लिया गया तो सर उसकी मात्रा घटती चलेगी टाइम के साथ. बिल्कुल सर, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें. तो अब ये वाला सेक्शन वाला देखते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज लंग्स टू ब्रीथ while animals like fishes use gills to absorb dissolved oxygen in water. अब कहता है हाउ डज अ फ्रॉग एक्वायर ऑक्सीजन while it is in underwater. तो सर फ्रॉग की स्किन जो होती है वो थिन होती है और परमिएबल होती है टू ऑक्सीजन एंड वाटर. इट टेक्स अप द डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. किसमें ले लेता है सर? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो पानी में से ऑक्सीजन ले लेता है सर. ठीक है. तो सर इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें करके आ जाओगे. चलते हैं आगे, आगे देखते हैं सर. ये इमेज को ध्यान से देखिए. ये आपको कौन सी ब्लड वेसल नजर आ रही है सर? कौन सी ब्लड वेसल है सर? ये बेन्स. कौन सी है सर? बेन्स. अब सर वो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड बताओ. सर देखो, इस अगर फिगर को ध्यान से देख रहे हो तो सर ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा. कोई ऊपर से आएगा तो सर यहाँ पे नहीं रुक जाएगा, है ना. तो सर ऐसे ही तो जाएगा. तो ब्लड का फ्लो कैसा रहेगा? P to Q. 2 नंबर का सवाल तुरंत से हो गया. आगे देखते हैं. बी ओपन हियर पीपल कंप्लेन अबाउट एसिडिटी इन स्टोमक. हाँ सर, एसिडिटी के बारे में तो हम भी कंप्लेन करते हैं, सभी करते हैं, आप भी करते हैं, है ना. ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली टू रीजन ऑफ द कंप्लेंट. कि अगर किस चीज का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को इसकी कंप्लेन आ रही है. तो सर पेट में 3 चीजें होती हैं. क्या क्या होती हैं? HCl होता है हमारा, है ना. और सर जल्दी जल्दी बताइए. HCl और पेप्सिन और म्यूकस. तो सर अगर HCl की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो सर हमें ये कंप्लेन होनी चालू हो जाती है. Why is the production of this substance necessary? और इसका प्रोडक्शन भी क्यों नेसेसरी है सर? तो देखो सर, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम पेप्सिन. कि अगर HCl नहीं होगा तो सर पेप्सिन भी काम नहीं करेगा. पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सर. तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मोन इफेक्ट ऑफ. अगर देखो ये ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया HCl तो अपने आप को स्टोमक कैसे बचाएगा? तो सर स्टोमक के पास कैसी लाइनिंग होती है? म्यूकस की लाइनिंग. तो उसे कोई भी इफेक्ट इसका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. वो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरता, वो आपकी तरह निडर है. आगे बात समझ में जी. 19th वाला क्वेश्चन. There are various muscles present in the human digestive system known as sphincters. Two examples of those are given below. Phloריक sphincter at the junction of stomach and small intestine. ठीक है जी. Anal sphincter at the anus. Give one most likely consequence of malfunctioning of each of this sphincter. तो सर हम बता देते हैं कि जो फ्लोरिक स्फिंक्टर है उसका सर एक कॉन्सिक्वेंस बता दो. क्या सर? फूड गेटिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू फास्ट कॉजिंग पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ और पुअर डाइजेशन. ठीक है. एनल स्फिंक्टर का इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी. तो सर ये कुछ इसके क्या है सर?
नुकसान है। आगे इतनी बात समझ में जी, आगे चलते हैं। द डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेजेंटा, ठीक है जी। मेंशन टू स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द प्लेजेंटा दैट हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट न्यूट्रिशन। अच्छा, क्या डिजाइन होता है सर? इट हैज बिली ऑन द एम्ब्रियो साइड, उसके पास बिली होते हैं। बिली का काम तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, सरफेस एरिया बढ़ाना होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में। इट हैज ब्लड स्पेसेस ऑन द मदर साइड्स, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इज द प्लाजेंटल टिश्यू डिजाइन फॉर वन वे ट्रांसपोर्ट, क्या ये एक वे ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है? नो सर, द बेस्ट जनरेटेड बाय द डेवलपिंग, देखो सर, बेस्ट भी तो कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा होगा अंदर, तो सर न्यूट्रिशन जा रहा है तो सर बेस्ट भी बाहर आ रहा है। आगे की बात समझ में नहीं, तो एक ही वे के लिए नहीं है सर ये। आगे आता है सर न्यू चैप्टर हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सपना सफर्स from a condition due to which her average blood sugar level is 174. The average blood sugar level in a healthy adult is this much. Which of the following could be the cause of the sapna condition? Insufficient production of thyroxine, insufficient insulin सर, अगर उसका शुगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा सर, है ना। अब आगे जाओ। ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन कैसा है सर? एक प्लांट हार्मोन है। डेट प्रमोट सेल एलोंगेशन एंड इट्स प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टेम। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स विच आर प्रेजेंट एट नोड्स। As long as sufficient oxygen is produced by the apical meristem, the lateral buds remain dormant. A gardener wants to plant in the hedge that is growing become bushier with more branches. Which of the following should he do? Okay, पढ़ लेते हैं। स्प्रे वाटर ऑन द टिप्स ऑफ द स्टेम टू इंक्रीज ग्रोथ, नहीं सर। डिग अराउंड द प्लांट रूट्स एंड अप्लाई मैन्योर, नहीं सर। ट्रिम द हैज बाय कटिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द, अरे सर ये हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। थर्ड वाला और देख लेते हैं। थर्ड वाला आप खुद कर लेना, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, थोड़ी स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें कंप्लीट करने हैं सर। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पोलिनेशन, पोलिनेशन तो आपको पता ही है। Plants ensure that the pollen grains from species germinates on the stigma of the same species. Which of the following ensure this? कौन सा सर, कौन सा, किसके द्वारा है? बिल्कुल ठीक से बताया जा रहा है। देखो, ड्यूरिंग पोलिनेशन प्लांट्स एंश्योर दैट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ए स्पीसीज जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज। तो सर ये किसके बारे में बता रहा है? कैमोट्रोपिज्म के बारे में बिल्कुल बता रहा है सर, ठीक है। ओके, आगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। ओके, अब उसने क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पा रहे होंगे। फिर ये डायग्राम दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द केमिकल्स दैट कंट्रोल सच डेवलपमेंट चेंजेस इन बटरफ्लाई बॉडी स्ट्रक्चर कोल्ड। अब बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है सर बटरफ्लाई के, तो किस क्या मतलब कौन कर रहा है डेवलपमेंट चेंजेस को कंट्रोल? सर आप पता ही है, हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं तो कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन सर। तो पहले का आंसर क्या जाएगा? हॉर्मोन्स। दूसरा सर, नेम वन डेवलपमेंटल चेंज other than external changes in body structure in a human female during puberty brought about by the action of the type of the, सर वही क्या सर? onset of menstruation cycle, menstruation cycle का स्टार्ट होना। अगला क्वेश्चन, what is the most likely genetic difference between the larval and adult stages in the life cycle of the butterfly shown above? There is no genetic difference, genetic difference तो उसमें कोई भी देखने को नहीं मिलेगा सर। आगे इतनी बात समझ में नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 6, एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रेस हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन ह्यूमंस एज एन इक्विवेलेंट व्हिच हार्मोन इज मोस्ट लाइकली टू बी रिलीज्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन प्लांट्स। तो सर प्लांट्स में कौन सा रिलीज होगा? तो सर वो होगा आपका एब्सिसिक एसिड। कौन सा सर? एब्सिसिक एसिड। There have been reports of plant hormones being found in animal bodies even when they are not synthesized by the animal. What can be the most common pathway of entry of such hormones in animals? ये पढ़ लेते हैं। थ्रू फूड, किसके द्वारा सर? फूड के द्वारा। आगे देखते हैं सर सेकंड, सेवंथ वाला क्वेश्चन, नेम वन प्लांट हार्मोन दैट कंट्रोल्स द डायरेक्शनल ग्रोथ। सर ग्रोथ याद करो सर, ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन। कौन सा सर? ऑक्सिन। आगे देखते हैं,
Plant hormone are also refers to as a growth regulators and can be controlled by a number of stimuli. Okay. Mention one point of difference between the functioning of animal growth hormones and plant growth regulators with respect to such control. तो सर ध्यान से पढ़िए, एनिमल ग्रोथ हार्मोन कैन नॉट प्रमोट ग्रोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली लाइक लाइट ग्रेविटी एक्सेट्रा, वाइल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डू। आगे इतनी बात समझ में। एनिमल जो होते हैं सर वो डिपेंड नहीं करती, उनकी जो ग्रोथ होती है किस किस पर, लाइट पर, ग्रेविटी पर। प्लांट डिपेंड करती है सर, अभी पढ़ा था ना केमोट्रोपिज्म है ना, जियोट्रोपिज्म, तो वो डिपेंड करती है सर। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। सीला सो अ स्नेक एंड इंस्टेंटली जंप्ड बैक, सी देन स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम द स्नेक। अच्छा, what is the difference between the two actions of instantly jumping and walking away? The jump was an involuntary, जैसे उसने सांप देखा वो तुरंत ही कूद गई, तो सर उसे क्या हुआ, वो कैसा एक्शन था, इनवॉलेंट्री, उस पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं था। वॉकिंग अवे, जैसे उसने देखा तो हल्के 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 वो निकल गई, तो वो क्या था सर, कंट्रोल, उसने सोच समझ के किया सर। लड़कियां ज्यादातर चीजें सर सोच समझ के ही करती हैं, है ना, बिल्कुल कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करती, वो तो हम ही लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे क्या कुछ कर बैठते हैं, है ना। जी सर, दिमाग लगाया तो क्या ही लगाया सर, कुछ चीजों में दिमाग नहीं लगाया जाता, दिल लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, पढ़ाई भी कर लेते हैं। हेमा bought some unripe tomatoes and left half of them in a brown paper bag and then other half in open tray. After 2 days, she noticed that the tomatoes in the paper bag had ripened, पक गए हैं, but the ones in the open tray had not. और ओपन ट्रे वाले नहीं पके हैं। तो वो हॉर्मोन्स फैसिलिटेट द राइपनिंग ऑफ टमाटोज, किस हॉर्मोन्स की वजह से वो पक गए हैं सर, तो इसमें आप याद रखेंगे इथिलीन, इथिलीन हार्मोन का यूज हुआ है। व्हाई डिड द टमाटोज इन द पेपर बैग राइपन फास्टर, पेपर बैग में क्यों वो फास्टर पके सर, इसका कारण बताएंगे। इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन, कैसा हार्मोन है, गैसियस, तो पेपर बैग जो प्रिवेंट कर रहा था उसे डिफ्यूजिंग इनटू द एयर, तो इस वजह से वो उसमें जल्दी हो गए सर। वाइल ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, आदित्य नोटिस्ड एन इंक्रीज इन हिज हार्ट बीट, रोलर कोस्टर पे उसकी हार्ट बीट बढ़ गई बेचारे की। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है सर, याद कीजिए, कुत्ता जैसे ही आपके पीछे पड़ता है तो आपकी हार्ट बीट तो बढ़ती बढ़ती है, आपकी रफ्तार भी बढ़ती है, तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, एड्रेनल हार्मोन। कौन सा सर, एड्रेनल हार्मोन, याद रखेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डू नॉट ऑलवेज प्रमोट ग्रोथ, जो प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो हमेशा ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते। साइड वन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इसके हिसाब से एक स्टेटमेंट भी दीजिए सर। तो सर इसका स्टेटमेंट ये है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है प्रमोट्स एजिंग एंड सीन सीन्स। आगे बात समझ में। जी सर, चलते हैं आगे, 1 नंबर का सवाल था, कुछ तड़कते भड़कते सवाल भी आगे देखेंगे। चैप्टर आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे सर हम। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन और रीजन सर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड कॉपर टी डू नॉट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जी सर, एसटीडीज जो आपकी होती हैं उसे सिर्फ बैरियर मेथड ही प्रोटेक्ट करते हैं सर। आगे बात समझ में नहीं। जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये आपका सर जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि प्रेगनेंसी को तो रोक सकती हैं सर, बट सर ये एसटीडीज को नहीं रोक सकती सर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन्स। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज द रिप्रेजेंट मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होती है जो एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ओनली डिपेंड्स ऑन द स्पर्म सेल, इज द अबव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है सर। तो सर ये ट्रू ही हो जाएगा, सीधी सी बात है कि जो बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ इंडिविजुअल होता है वो डिपेंड होता है किस पे, स्पर्म सेल पे सर। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र देख लीजिए बहुत ध्यान से, चित्र देख लिया आपने। जी सर, अब आइए क्वेश्चन पे। नेम एनी वन एनिमल हुज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय रीजन पी सर। सर रीजन पी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सर इंटरनल फर्टिलाइजेशन उन सारे एनिमल्स में होता है जो एग ले, मतलब एग्स
के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो उसमें सब में कैसा होता है सर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सर। अब सर आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, गपीज यानी कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पीसीज ऑफ फिश कॉल्ड गपी। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, फिश में स्पीसीज के बारे में अगर हम अंदर जाकर पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, गपी। तो गपीज आर लाइव बियरिंग फिश विद अ गेस्टेशन पीरियड ऑफ, उनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है सर, 21 से 30 दिन का। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच लेवल्ड रीजन्स कैन गपीज बिलोंग्स टू, कौन से रीजन से गपी बिलोंग्स करते हैं सर। तो सर गपीज कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, वही सेम सर आपका क्या सर, वो सेम क्या था हमारा, जो एग्स रिलीज करते हैं, जो एग ले करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उन्हें देखने को मिलता है। जैसे उनके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, क्या क्या सर, बर्ड्स और लिजर्ड्स, है ना, ये भी उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलते हैं देखो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब आगे क्वेश्चन आता है आपका क्या, उसने बोला, ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, बिल्कुल सही बात है। व्हाट कुड बी द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताइए। तो सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कुछ इस प्रकार दे रखा, बोथ द पेरेंट प्लांट एंड द प्रोजेनी विल बी susceptible to same pathogen which can wipe out the entire population। ठीक है, less genetic diversity as no new variety will be produced। जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिल सकती क्योंकि उसने बोला कि न्यू वैरायटी प्रोड्यूस आपकी नहीं होगी सर। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सर। आगे देखते हैं, उसने बोला, एक फार्मर बोट सम स्ट्रॉबेरीज एंड लाइक द टेस्ट, ही डिसाइडेड टू ग्रो हिज ओन स्ट्रॉबेरीज दैट शुड हैव द सेम टेस्ट। Which method of cultivation should the farmer adopt? कौन सा सर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सीधा सा हिसाब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Why would the farmer choose this method? उसने यही मेथड क्यों चुना सर, तो आप वहां पे लिखेंगे because fruit produced through vegetative propagation would carry conserved parental characteristics। आगे बात समझ, ये वाला देख लेते हैं। What could be the two most likely reason for unicellular organisms to produce only through asexual reproduction? तो सर ये पढ़िए यहाँ पर, they can produce a large number of offspring in a small period of time। ठीक, दूसरा, the offspring are adapted to survive in the same environment सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कीजिए सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लेन एरिया वाला, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है सर। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। उसने बोला, evaluation in which organisms can be understood by studying the characteristics of different species. These characteristics can be different or similar based on their ancestors। फ्रॉग दे रखा है, लिजर्ड्स दे रखा है, ह्यूमन दे रखा है, बैट दे रखी है, बटरफ्लाई दे रखा है ना। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। उसने बोला, नेम द साइंटिफिक टर्म दैट डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गन इन सेट्स पी एंड क्यू। अब देखो सर, पी और क्यू में कौन सी सर, होमोलोगस, और क्यू में कौन सी है, एनालोगस। होमोलोगस और एनालोगस दोनों मैंने आपको पीछे बताई थी क्या होती है सर। आगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ऑर्गन। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सर, दो सेट्स ऑफ ऑर्गन्स में, है ना, सेट पी में और सेट क्यू में। तो सर ध्यान से पढ़िए कि होमोलोगस ऑर्गन्स हैव द सेम एनाटॉमी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। अब उसने बोला कि होमोलोगस कौन से होते हैं सर, जिनमें सेम एनाटॉमी यानी सेम स्ट्रक्चर होता है बट उनका काम कैसे होते हैं, सब अलग होते हैं। बट सर जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं उनके सेम फंक्शन होते हैं बट डिफरेंट इज एनाटॉमी। तो यानी क्या, सेट क्यू जो है हमारा, उसने क्या बोला सर, सेट क्यू कैसा, एनालोगस। अब इसमें क्या है सर, स्ट्रक्चर तो दोनों अलग है बट काम दोनों का सेम है। अब सर होमोलोगस कैसे होते हैं सर, यानी सबका देखो सेम अलग, उसने बोला कि सेम स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है आपको, सेम दिखाई दे रहा है ना, पर सर फंक्शन सबके क्या है, अलग। फ्रॉग का अलग फंक्शन है, लिजार्ड का अलग फंक्शन और ह्यूमन का अलग फंक्शन। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। सर ये वाला क्वेश्चन देखिए, as a part of theoretical presentation on tracing evolutionary evidences, 2 teams class 10 dress up the following। टीम पी क्या थी सर, 1 person of each dressed as a cat and a dolphin to show, है ना, to show cat's leg and a dolphin flippers as a homologous organs। Team are 1 person each dressed as an insect
and a bird to show the insect wings and the bird's wings as homologous organs. Okay. Define homologous organs. मैंने अभी आपको पीछे बताया था organs in different animals have similar structure and origin but different function. कि जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन कैसे है डिफरेंट सर, है ना. पीछे फिर विच ऑफ द टू टीम्स शुड विन द प्रेजेंटेशन फॉर करेक्ट डिपिक्शन. कौन सी टीम जीत जाएगी? पी वाली टीम जीत जाएगी सर. व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट द लूजिंग टीम्स प्रेजेंटेशन? विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर एनालोगस ऑर्गन्स. ये क्या है सर? उसने बोला कि इनकरेक्ट है अबाउट द लूजिंग टीम्स प्रेजेंटेशन. अपार्ट फ्रॉम सच anatomical connections, name to other sources of evidence of evolution used by us. कौन कौन से एविडेंस यूज किए जाते हैं सर? चेंजेस इन डीएनए, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज और सर फॉसिल रिकॉर्ड्स. ये सब एविडेंस के रूप में यूज किए जाते हैं सर. ठीक. अब सर ये पढ़ लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का सवाल सर. Sex determination is an important developmental event in the life cycle of all sexually reproducing plants. Recent studies of sex determination in plant species from sperms to maize have been fruitful in identifying the diversity of genetic and epigenetic factors that are involved in determining the sex of the flower or individual. अब सर इसके आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर बताना. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली जेनेटिक फैक्टर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स? तो सर कौन सा जाएगा? वो सेक्स क्रोमोसोम. कौन सा है सर जेनेटिक फैक्टर जो ज्यादा मोस्ट लाइकली जेनेटिक फैक्टर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में? मोस्ट लाइकली जेनेटिक फैक्टर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन वो कौन सा है सर? सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एपिजेनेटिक factor refer to factors external to the genetic component of an individual. Name evidence of one epigenetic condition that determines sexuality in animals. Temperature of the fertilized egg determines the sex of embryo in the same reptiles. Temperature बताता है सर fertilized eggs का कि जो मतलब determines the sex of the embryo in the some reptiles. State Mendel's law of segregation and explain how sex determination violates the law. इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन जो है उसके बारे में बताइए और बताइए सर वो कैसे एक्सप्लेन करता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन वायलेट्स द लॉ. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. द लॉ ऑफ सेग्रेशन स्टेट दैट द डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पासेस अ रैंडमली सिलेक्टेड एलीले for a trait to its offspring such that the offspring receives one allele from each parents. के जो offspring होगी वो अपने पेरेंट से ईच एलएलए यानी कि एक एलएलए तो जरूर लेगा सर अपने दोनों पेरेंट से. इफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स इज गवर्न्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स द ऑफस्प्रिंग विल बेयर द वन कॉपी ऑफ द जीन फ्रॉम ईच पेरेंट्स. के उसे कुछ ना कुछ अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो सर जरूर ही जाएगा. Sex determination violates the law of segregation as the human female does not have any copy of the bichromosomal genes. के यानी कि जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें बाई क्रोमोसोम बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलते. तो ये क्या होता है सर? वायलेट्स हो जाता है सर, यानी कि ये उल्टा पड़ जाता है सर. ठीक है नहीं बिच. अब वो कहता है सर, हाँ ये हो गया सर, ये वाला पढ़ लिया हमने, है ना. अब देखो 10th वाला क्वेश्चन. 10th वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का है सर पूरे. बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं. मैंने आपके लिए पहले से ही वो क्वेश्चन रख रखा है सर. ठीक है नहीं. तो आप इतना पढ़ने के बाद ये वाला क्वेश्चन भी खुद से पढ़ लीजिए सर. चलते हैं हम आगे, देखते हैं आगे क्या है सर. कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे. अब उसने बोला, क्या बोला सर? द लोब्ड फिन ऑफ दिस फिश. उसने बोला ये इतनी चीज देखिए और बताइए. द लोब्ड फिन ऑफ द फिश एंड लिम्स ऑफ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है सर. अभी मैंने आपको बताया था जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फंक्शन होता है, ऐसे सच ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स सर. अब आगे आता है अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन एन organ that is carried forward to progeny by the evolution but serves no specific purpose in the body of the individual. What organ in the fish can be called a vestigial organ? कौन सा सर? लंग्स कहलाएगा सर. कौन सा सर? लंग्स, है ना. बिल्कुल सर. अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन. 1 नंबर का सवाल फिर से. हाउ कैन साइंटिस्ट सो एक्यूरेटली डिटरमाइन द अपरेंट टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द फिश? साइंटिस्ट कैसे बिल्कुल एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कब फिश एक्सटिंक्ट होंगी? तो सर देखिए सर, बाय स्टडिंग द डेप्थ ऑफ द फॉसिल्स इन द रॉक्स दे वर फाउंड.
किनकी स्टडी करके सर? डेप्थ ऑफ द फोसिल्स इन द रॉक्स दे वर फाउंड इन बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। तो यानी वही चीज है सर, वो सब कुछ खंगाल खंगाल के पता लगा सकते हैं कि कब फिश का एक्सटिंक्शन होगा, वो आइडिया ये गेट कर सकते हैं सर। ये क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे सर। लास्ट स्लाइड और ओपन कर देता हूं, वहां पर भी आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं सर। कोई सा भी क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक है नहीं? तो आप अच्छे तरीके से, कम समय था सर मैंने आपका कम ही समय लिया क्योंकि अब पेपर का दिन एक ही दिन बचा है, तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ऊपर ऊपर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दिए कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएं सर। आप अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आए हैं तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो आज सर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा आपको वन शॉट के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है सर? तो आप अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए सर। फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की वीडियो आ गई। अगर आपको केमिस्ट्री की वीडियो भी चाहिए सर सीबीक्यू क्वेश्चंस की, तो आप कमेंट बॉक्स में केमिस्ट्री जरूर लिखें सर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।